हेलो दोस्तों, वेलकम विथ हैशटैग सुपरविजन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के 8 साल बाद पास किया गया। इस एक्ट का जो मेन रीज़न था, अगर आप देखेंगे तो पहला तो ये था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। मैंने आपको बताया था कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था वो काफ़ी हद तक सक्सेस नहीं था। इसमें सुधार करने के लिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए समय समय में बहुत सारे एक्ट पास किए गए। उसमें से ये पहला एक्ट था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो इसका पहला रीजन था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। दूसरा जो रीजन था वो मेन रीजन था कि गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच की शक्तियों में बंटवारा करना और उनके बीच के तनाव को कम करना। अब लोग ये कैसे? एक समय था जब गवर्नर जनरल कोई कानून बनाता था तो सर्वोच्च न्यायालय को समझ में नहीं आता था, और जो सर्वोच्च न्यायालय कोई कानून पास करता था या बनाता था तो गवर्नर जनरल को समझ में नहीं आता था। इससे उनके बीच में तनाव हो गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि अब एक ऐसा एक्ट पास किया जाए जिससे इनका मामला पूरा सेट हो जाए, मतलब सब सेटलमेंट हो जाए इन दोनों में। तो इसीलिए इसका नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट पड़ा। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और सर्वोच्च न्यायालय के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया और उनके तनाव कुछ हिसाब से कम हो गए। तो ये तो मेन दो रीजन हो गए। अब इसके हम उद्देश्य पढ़ते हैं, विशेषताएं कि इनके अंतर्गत क्या अधिकार दिए गए थे, क्या अधिकार समाप्त किए गए थे। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था कि ये बहुत छोटा एक्ट था। इसमें कुल मैंने पाँच पॉइंट पढ़े हैं, मैं वही 5 पॉइंट आपको बताऊंगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट इसका था कि कलकत्ता की सरकार को अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, BBU, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया। देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको याद होगा तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने बताया था कि कलकत्ता को, मतलब हर क्षेत्र को अपने के लिए कानून बनाने का अधिकार था। अब उस हिसाब से देखा जाए तो कलकत्ता को 2 क्षेत्र के कानून, मतलब 2 तरीके से कानून बनाने का अधिकार मिल गया। एक तो कलकत्ता के तहत कलकत्ता क्षेत्र के लिए, और एक अब इस एक्ट के तहत कलकत्ता सरकार के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए 2 क्षेत्र के, मतलब 2-2 तरीके से कानून बनाने का अधिकार मिल गया इसको, कलकत्ता को। दूसरा पॉइंट इसका जो था, दूसरा पॉइंट यह था कि सर्वोच्च न्यायालय, पहले क्या था, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता था कि जब 1774 में इसकी स्थापना हुई थी तो सर्वोच्च न्यायालय का काम ये था कि अगर आपको किसी का काम नहीं समझ में आता है तो आप उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि देखिए मुझे आपका काम समझ में नहीं आ रहा है, आप इस काम को ऐसे करिए। लेकिन इस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय से ये अधिकार छीन लिया गया। इनसे कहा गया कि अब आप किसी भी कंपनी के कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते, खासकर उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते जो एक सरकारी पद के हैसियत से अपना काम किया हो, उसके विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब सर्वोच्च न्यायालय से अब ये अधिकार छीन लिया गया कि अब आप किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरे देखिए, जो तीसरा पॉइंट था उसमें क्या हुआ, तीसरे पॉइंट में एक अधिकार और छीन लिया गया सर्वोच्च न्यायालय से। उनसे कहा गया कि आप जो राजस्व अधिकारिता से संबंधित कोई कार्य है और जो जमींदारों से संबंधित कोई कार्य है, आप उनके विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं कर सकते। मतलब राजस्व संबंधी कोई अगर मामला है तो आप उस पर भी कार्रवाई नहीं कर सकते, और जमींदारों से संबंधित कोई मामला है तो आप उसके लिए भी कार्रवाई नहीं कर सकते। इस शक्ति को भी सर्वोच्च न्यायालय से छीन लिया गया। एक तरीके से आप देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को बहुत सीमित कर दिया गया। जो सारी शक्ति छीन ली गई, उसकी शक्ति क्षेत्र को बहुत सीमित कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की। और चौथा पॉइंट ये है कि जो भी कानून बनाएगा, चाहे वो गवर्नर जनरल हो चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, जो भी कानून बनाएगा वो इतना ध्यान देगा कि कानून बनाने से और कानून पास करने से किसी भी तरीके से भारतीय के सामाजिक रहन सहन और उनके रीति रिवाज को आघात नहीं पहुंचना चाहिए। मतलब उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे अपोजिट हो रहा है, ये मेरे कार्यों के मुताबिक नहीं हो रहा, मेरे रिवाजों के मुताबिक नहीं हो रहा है। मतलब अब आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आप जो भी कानून पास करेंगे, जो भी बनाएंगे, उसमें भारतीय के सामाजिक रहन सहन और उनके रीति रिवाज का सम्मान बराबर होना चाहिए। ये हो गया, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या हुआ, पांचवें पॉइंट में ये हुआ कि जो अब कोर्ट में एक मौलवी और एक पंडित की नियुक्ति की गई। अब बोलो क्यों? देखिए, ऐसा कुछ हुआ कि मुस्लिम मामले जितने थे, मुस्लिम मामलों की सुनवाई के लिए जो कोर्ट में कार्रवाई होती थी उसके लिए मौलवी नियुक्त किया गया, और जो हिंदू मामलों की कार्रवाई थी उसकी सुनवाई के लिए पंडित की नियुक्ति की गई। क्यों? अब इसमें ये नहीं है कि पंडित और मौलवी ही न्याय देता था, नहीं, पंडित हिंदू मामलों के लिए जो सुनवाई होती थी उससे रिलेटेड सजेशन देता था न्यायाधीश को, और जो मौलवी थे वो मुस्लिम मामलों से
जो कार्रवाई होती थी, सुनवाई होती थी, उससे रिलेटेड सजेशन देता था न्यायाधीश को कि आप सर इस बेस पे अपना निर्णय दीजिए। इसीलिए इन पंडित की और मौलवी की नियुक्ति की गई कोर्ट में। अगर आप देखेंगे तो इस एक्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत डीप पॉइंट है। अगर बहुत एग्जामिनर डीप में जाता है तो इसे क्वेश्चन पुटअप करता है। इस एक्ट को अगर आप एक लाइन में पढ़ना चाहेंगे, एक लाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट वे इस पे, तो ये है कि इस एक्ट के तहत, मतलब एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत पहली बार कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का प्रथम प्रयास किया गया। मतलब इस एक्ट के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने का प्रथम प्रयास किया गया। कार्यपालिका का काम उस समय गवर्नर जनरल करती थी और न्यायपालिका का कार्य उस समय सर्वोच्च न्यायालय करता था। बस इस एक्ट में मैंने इतना ही पढ़ा, मैंने जितना पढ़ा मैंने आपको पढ़ा दिया। अब एक बार आप खुद से दिमाग लगा के पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन घुमा घुमा के अपने दिमाग में लाएंगे, तो आपको एक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट सारे एक्ट्स होते हैं, सारे पॉइंट होते हैं। आप ये मत सोचिए कि एक्ट इंपॉर्टेंट है इसको एक साइड में रखो, ऐसा नहीं है। सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सब कुछ पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको पेपर देने में बहुत ही आनंद आएगा। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और कहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। कीप सपोर्टिंग, हम अपना वीडियो से बना के भेजते रहेंगे। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, अगर कोई गलत पढ़ा दिया है, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाएगी। थैंक यू।